हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग एक और चैप्टर एनसीईआरटी रिव्यू का निपटा देंगे, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब जैसा नाम है वैसा ही साइज है इस चैप्टर का। चुन्नू मुन्नू सा छोटू सा चैप्टर है, जिसको हम लगभग 1.5 घंटे में निपटा देने वाले हैं। बट जैसा कि आप जानते हो ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर फॉर नीट 2024 एग्जाम। मतलब आप इस छोटे से चैप्टर से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इस लेक्चर के बाद। आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग द एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। तो जैसा आपने पिछले वीडियोस पे प्यार बना के रखा है, वैसा इस वीडियो पे भी करते रहना है। अटेंडेंस लगा दीजिए भाई, लाइक का। इस बार 3,000 लाइक का टारगेट है, ठीक है। तो 3,000 लाइक का टारगेट, आप अपना टारगेट पूरा करते रहिए, मैं अपना टारगेट पूरा करता रहूंगा। तो 3,000 लाइक आ जाने चाहिए इस वीडियो के नीचे। और जैसे ही वीडियो आपका कंप्लीट होगा, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे हैशटैग चैप्टर कंप्लीटेड। कोई डाउट है तो उस डाउट को मेंशन कर देंगे। क्या होगा, इससे आपकी अटेंडेंस भी बनी रहेगी और मुझे पता रहेगा कि कितने बच्चे रेगुलरली ये क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने पिछली वीडियोस में मिस कर दिया तो बेटा, हमने आपके लिए नई एनसीईआरटी, जैसे आपकी नई एनसीईआरटी की एनसीईआरटी रिव्यू चल रही है, वैसे नई एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दी है। कहां लॉन्च की है सर? मेरी वेबसाइट या ऐप फंडा बॉक्स पे, FUNDABOX फंडा बॉक्स ऐप पे हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। तो अगर आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है, तो सिर्फ 499 रुपीज पे आप फंडा बॉक्स ऐप पे जाके ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो इसमें 8 पार्ट टेस्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पार्ट टेस्ट है और 12 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो टोटल 20 टेस्ट आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं सर? ये आपके घर पे भिजवाए जाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट आपके घर पे भिजवाए जाते हैं। आपको बस fundabox.in पे जाना है या फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल करना है और वहां से ये टेस्ट परचेज कर लेना। मैं दिखा देता हूं कैसे आप परचेज कर सकते हो। आप लॉग इन करेंगे फंडा बॉक्स पे, तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ मेरी बायोलॉजी फंडा बॉक्स की बुक क्लास 11th और क्लास 12th और पीवाईक्यू का तीनों कॉम्बो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी किताबें आपको 1299 पे मिल जाएगी। याद रखिएगा, इन सारी किताबों की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर्ड होगी। तो ये बड़ा अच्छा चीज है, ठीक है। तो आप जाएंगे, अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज पे, तो आप यहाँ टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे जाके मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन कोड। और ये आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको ये पेमेंट मेथड वगैरह सब कुछ आएगा। आपको ये पेमेंट मेथड वेथड देना है और आपका परचेज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहां पे क्या हुआ कि एड्रेस तो पूछा नहीं। तो एड्रेस का क्या करना होता है सर? तो यहां पे देखेंगे ऊपर, तो आपका प्रोफाइल आएगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, ठीक है। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पे जाके आप नीचे जाके आप एड्रेस अपना भर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे जाके यहाँ पे आप एड्रेस भर देंगे और आपको ये डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू बाय 10th नवंबर, 10 नवंबर, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। आपको 10 नंबर तक किताब डिलीवर किया जाएगा। आपको अगर ट्रैकिंग स्टेटस देखना है या पेमेंट हिस्ट्री देखना है, तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे कि ऑर्डर ट्रैकिंग कब है, कहाँ पेड है, क्या है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। अमेजिंग, सबसे अमेजिंग टेस्ट सीरीज बेटा हमने आपके लिए लॉन्च की है। तो दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, आज के लिए ये ऑफर वैलिड है, तो इसको आज ही अवेल कर लीजिएगा। चल आइए अब बात करते हैं अपने वापस मुद्दे पे और अपने वीडियो पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। बेस्ट तो है बेटा कि आप ये 1299 वाला कॉम्बो कर लीजिए। देखो आपको ये केमिस्ट्री की पीवाईक्यू है, ये बायो की पीवाईक्यू है, ये फिजिक्स की पीवाईक्यू है, बायोलॉजी फंडा बॉक्स क्लास 11, बायोलॉजी फंडा बॉक्स क्लास 12 और प्लस मॉक टेस्ट विथ ओएमआर शीट है ना। इसमें जैसे कि अगर 20 मॉक टेस्ट है तो 20 ओएमआर शीट भी आपको दी है, जिससे आप ये असेस कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये आपको गिफ्ट, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब आते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया है
कि हम एनसीईआरटी का रद्दी से रद्दी लाइन मिस नहीं करेंगे और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कहां से सवाल आता है। तो क्या भैया, बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म को मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और जो माइक्रोस्कोप में आप देखते हो उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बता दीजिए भाई, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा किंगडम होगा, क्या होगा। मोनेरा में। प्रोकैरियोट जितने आते थे वो सब कुछ किस में आते थे, मोनेरा में आते थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोनेरा में ही होगा, ठीक है, कुछ फंगाई भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ तुम्हारा जो है प्रोटेस्ट भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज वो माइक्रोस्कोप है, बट वैसे प्रोकैरियोट सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वहां आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, अच्छा, तो ओनली माइक्रोस्कोपिक किंगडम मोनेरा है ना, बता, ठीक। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, आउटसाइड आवर बॉडीज एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इवन ए साइड वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट में, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है। याद है क्या नाम था इसका, आर्की बैक्टीरिया यहां पे रहते थे ना, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स कहते थे इसको, तो इसको हम क्या कहते थे, थर्मो एसिडोफाइल्स, है ना। याद है नाम बैक्टीरिया का क्या नाम था, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, ठीक है सर, हमने ऐड कर लिया इसको अपनी एनसीईआरटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है फिर उसके बाद, स्नो के नीचे भी मिल रहा है आपको, तो माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में तुम्हारा क्या हो गया, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, सीलियरी प्रोटोजोआ, है ना, आपने अब देखा था, ठीक है। बैक्टीरिया भी है, ठीक है, फंगाई भी है, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरस। तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट और एनिमल वायरसेस तुम्हारे जो है क्या है, माइक्रोब्स में आ गया, ठीक है। वायरॉइड्स भी आ गया और प्रायोन्स भी आ गया, ठीक है। प्रायोन्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, हमने देखा था प्रायोन्स के बारे में पढ़ा था, है ना, चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसके एनसीईआरटी रिव्यू देखेंगे तो आपको वायरॉइड्स और प्रायोन्स वहां देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है। तो अगर माइक्रोब्स की गिनती करें तो किसमें, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस। ऑब्वियसली वायरसेस है तो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर ही होंगे, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। इसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम। क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम, जहां पे हम उसको ग्रो करते हैं अपनी काम के हिसाब से कि हम उससे कोई फायदा ले पाए, ठीक है। अच्छा, और ये कल्चर्स को और या बैक्टीरियल कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते नेकेड आई से, बट बैक्टीरियल कॉलोनीज कैन बी सीन विथ नेकेड आईज। बैक्टीरियल कॉलोनीज कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, ठीक है सर, ये वाला काम अपना हो गया, ठीक है। दीज कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो बैक्टीरिया दिख रहा है पहला, रॉड शेप्ड, पढ़ा था ना हमने, रॉड शेप, रोडोस्पाइरुलम हो जाएगा, बैसिलस हो गया, जितना भी रॉड शेप मतलब बैसिलस है ना, तो रॉड शेप, ठीक है। दूसरा स्पेरिकल, स्ट्रेप्टोकॉकस, डिप्लोकॉकस, है ना, स्पेरिकल, ठीक है, ठीक है। और ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। अगेन ये सब हम शेप ऑफ बैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, तो यहां पे इसको फिर से दोबारा लिखने की कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया बैक्टीरियोफेज, देखने को मिल जाएगा आपको बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है सर, ये अटैक करता है बैक्टीरिया पे, फेज मतलब खाता है, तो किसको खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है एडिनो वायरस,
याद रखना ये एनिमल वायरस है, एडिनो वायरस, एनिमल वायरस है। क्या करता है? इट कॉजेज, अब देखो यहां पे एनसीईआरटी में छोटू सा यहां लिख दिया है क्या, एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या आप कभी इसको देख पाते, या मुझे दिखा दो कितने टीचर्स हैं जो ये बात बताते हैं अपनी क्लास में, डिटेल में सब कुछ लिखवा देंगे, बट उनके लेक्चर्स में लिखना क्या ये लिखवा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करा। अब इससे मैंने सवाल पूछ दिया, तो क्या ये सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा या इन एनसीईआरटी होगा? तो ये चीजें ध्यान देनी, इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मैं कह दूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब तुम वायरस में तो कहीं नहीं पढ़ते हो एडिनो वायरस, बट ये माइक्रोब्स का सवाल ऐसा बन जाएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। और इसी तरीके से आपको बायोलॉजी को पढ़ना है, समझिए इस बात को, ठीक है। आइए अब यहां पे देखो, आपको कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश एंड फंगल कॉलोनी गोइंग इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश एक फ्लैट सा थाली सा होता है, ठीक है, जिसपे हम कल्चर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन चैप्टर 7 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा था। अब ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, हेलमिंथिक वगैरह सारी डिजीज पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। दे ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, है ना। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनके बारे में हम डिजीजेस में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ऐसे माइक्रोब्स के पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूजफुल हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, तो आइए सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा माइक्रोब्स हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज डब्बा बना देना, यहाँ पे एनसीईआरटी के लैंग्वेज से सवाल नहीं आएगा, जो सवाल आएगा फैक्चुअल सवाल आएगा। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे डब्बा बनाइएगा इसके अपने एनसीईआरटी के बगल में, ताकि जब दोबारा आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो 5 मिनट से कम टाइम में आप इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। यस, यू हर्ड मी राइट, 5 मिनट से कम टाइम, ठीक है। तो यू शुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। कॉमन एग्जांपल क्या है सर? प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ध्यान से, कर्ड फ्रॉम मिल्क कैसे बनता है सर? ये बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, ठीक है, या लैक्टोबैसिलस इसको बोलते हैं। प्लीज इसको लिख लीजिए, कर्ड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम। इसको जोरन कहते हैं हम लोग, अगर कोई बिहारी बच्चा होगा तो समझ जाएगा। इनोकुलम या स्टार्टर दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैब। बेसिकली कुछ नहीं होता, देखो क्या करते हैं, दही जमाना सिखा देता है तुम लोग को आज, ठीक। क्या करो, एक ग्लास दूध, ग्लास क्या करते हो, एक भगोना में, भगोना कहते हैं, वेसल में एक क्या दूध ले लो, ठीक है, उसको गर्म करो, ठीक, और उसको धीरे 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 ठंडा होने दो। रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, मतलब 35-36 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। पहले उसको बॉईल किए तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब उबल गए, मर गए। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दो 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर थोड़ी सी दही लाओ मार्केट में, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैब प्रेजेंट होगा। उसके बाद उस दही को अच्छे से उस दूध में मिला दो और उस दूध को रख दो, ठीक है। याद रखना, फ्रिज में तुरंत नहीं रख देना, बहुत कम टेम्परेचर पे लैब ग्रो नहीं करेगा और बहुत हाई टेम्परेचर पे लैब मर जाएगा। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। सुबह क्या होगा कि वो जम जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते रहेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और दूध को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा उसको कर्ड में। अब वो जो दही है, अब उसको तुम फ्रिज में रख सकते हो, तो उससे क्या, दही खट्टा नहीं होगा तुम्हारा। क्यों? क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे लैब उस पर काम करता जाएगा, दही और ज्यादा खट्टा होता जाएगा। तो इसलिए देखते हो रात में दही आप जमाने के लिए रखते हो, सुबह जम जाता है, सुबह उसको फ्रिज में डाल दो ताकि आप उसको 1-2 दिन यूज कर पाओ, है ना। तो उसमें जो शुरू में जो 1 चम्मच दही डालते हैं उसको हम इनोकुलम या जोरन कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, क्या, इट इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, ठीक है। इन आवर स्टमक ऑल्सो लैब प्लेज अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो दोनों फायदा है। क्या क्या कर रहा है, पहला
न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाए। दूसरा आपका पेट ठंडा रखता है, कोई हार्मफुल माइक्रोब्स आपके पेट में ग्रो कर रहे हैं तो उसको ग्रो करने से रोकता है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए दही ज्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू दूध। दही छाछ खूब पियोगे तो एकदम पेट ठंडा रहेगा और आपको स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ठीक है, चल। तो काम की चीज क्या थी? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में डाले, इनोकुलम क्या क्या काम करता है? B12 को इंक्रीज करता है और दूसरा आपके पेट में जो हार्मफुल माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं उनको मारता है। ठीक है, अच्छा। दूसरा यूज, यूज नंबर 1 यहां पे 1 मार्क कर दो। क्या? कर्ड टू मिल्क बना यूज नंबर 1। ठीक है, यूज नंबर 2 की डव दैट इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। डव जैसे आटा गूंदा हुआ नहीं होता, उसको डव कहते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, अच्छा। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस इन रिजल्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस? कौन सा पाथवे होगा सर? यहां पे एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तभी इथेनॉल और ये वाला काम हो रहा है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है सर, अच्छा। Where do you think the fermentation comes from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, जिसको Saccharomyces cerevisiae कहते हैं। याद रखना, ईस्ट तुम्हारा है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट है। ठीक है, Saccharomyces cerevisiae, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली फर्मेंटेशन कराता है। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ब्रेड फूला हुआ जो दिखता है, दैट इज ड्यू टू Saccharomyces सर्विसेज। ठीक है, और जो दारू भी बनता है इसी कारण से बनता है, विच इज अगेन प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे टॉडी, टॉडी ताड़ी कहते हैं, साउथ इंडिया में बहुत पिया जाता है टॉडी। ठीक है, तो इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडियन मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। तो देखो बेसिकली क्या होता है, पाम ट्री होता है, पाम ट्री पे ऊपर हम कट लगा देते हैं तो उसका क्या, प्लांट सैप बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा और नीचे एक घड़ा लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग तुरंत फ्रेश सैप पी रहे हो तुम पाम ट्री का, तो बड़ा न्यूट्रिशियस है आपके लिए। बट जैसे उस पर धूप लगता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, उस पर फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन हो जाता है तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो दारू में कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टॉडी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड। अगेन ये भी चीज आपका होता है। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद क्या है? चीज की बात करते हैं। चीज, ध्यान से सुनो, चीज is one of the oldest food items that where microbes were used. Different varieties of cheese are known for their characteristic texture, flavor and taste. अलग अलग टेस्ट होता है, कुछ चीज ज्यादा खट्टा होगा, कुछ में सॉल्टी टेस्ट होगा। तो अगेन अलग अलग चीज का, आप जो चीज बर्स्ट पिज्जा खाते हो उसमें चीज होता है, जब सैंडविच खाते हो उसमें चीज होता है ना, तो आप भी यूज करते हैं चीज को। ठीक है, अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लार्ज होल्स इन स्विस चीज is due to production of large amount of CO2 by bacterium Papironi shermani, प्रोपियोनी शर्मानी। क्या बना रहा है? स्विस चीज बना रहा है। क्या है ये? बैक्टीरिया में। स्विस चीज में लार्ज होल क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, दूसरा तो आपने बेकर सीज देख लिया। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, अब आपको स्पेलिंग तो याद रखना नहीं है, कौन सा आपके एग्जाम में आएगा, आपको टिक मारना है, तो यहां पे हो गया। ठीक है, अच्छा। रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंगस ऑन देम। रॉकफोर्टी नाम होता है उस फंगस का जिसपे इसको राइपेन करते हैं। तो ये क्या होता है? इट गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो अलग अलग फ्लेवर आ रहा है ना। तो रॉकफोर्ड चीज फंगस से हो रहा है और स्विस चीज बैक्टीरियम से हो रहा है। प्लीज इसको याद करके लिख लीजिए। क्या बोला मैंने? रॉकफोर्ड चीज, रॉकफोर्ड चीज किससे हो रहा है सर? फंगस से।
और स्विच चीज किससे हो रहा है? बैक्टीरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है। स्विच चीज में लार्ज होल्स होते हैं, है ना? आपने टॉम एंड जेरी वाले उसमें देखा होगा, जो चीज पकड़ के जेरी रहता है वो स्विच चीज ही है, छेद दिखता था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल होता है वो बात करते हैं। तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, जैसे बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। ठीक है। प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटेटर्स। जहां पे फर्मेंटेशन हम करा रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं, जहां पे हम स्पेशल तरीके से बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं या स्पेशल तरीके से माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। ठीक है। तो ये फर्मेंटर का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा वेसल है जहां पे फर्मेंटेशन कराया जा रहा है। ठीक है। अब आप फर्मेंटेड बेवरेज की बात करें तो फेवरेट टॉपिक दारू दारू दारू। ठीक है। तो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट have been used from time immemorial for production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। ध्यान से सुनना, यहां पे मेरी कुछ बात है। ठीक है, समझो। देखो, दो तरीके से ड्रिंक्स बनती हैं। ठीक है। एक बनती है फर्मेंटेशन से डायरेक्टली, ठीक है, जिसका अल्कोहल कंसेंट्रेशन कभी भी 13% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन 13% अल्कोहल ही होगा इसमें। ठीक है। एक कैसे बनती है? फर्मेंटेशन करते हैं, बट उसके बाद हम फिर डिस्टिलेशन भी करते हैं। डिस्टिलेशन करके क्या होता है, हम उसको और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहां पे क्या अल्कोहल परसेंटेज 40% हो सकता है, 45% हो सकता है, 50% हो सकता है, और कुछ कुछ ड्रिंक ऐसी होती हैं जिसमें 75% अल्कोहल भी होता है। तो ग्रेटर देन 40% अल्कोहल आपको यहां पे मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप बात करोगे बियर, ठीक है, या वाइन, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये फर्मेंटेशन से बन रहा है, आराम से सिर्फ फर्मेंटेशन हो रहा है यहां पे। बट वहीं बात करोगे तुम विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, सब ट्राई किए होगे बेटा। जिन, तो ये सब कुछ जो है ये कैसे बन रहा है बेटा? ये फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन दोनों से बनता है। अच्छा, अब मैंने ये क्यों बोला कि 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं हो सकता अगर हम सिर्फ फर्मेंटेशन करते हैं? क्योंकि बेटा यहां पे भी सेम ईस्ट काम कर रहा है। जो ब्रेड बना रहा था वो दारू भी दे रहा है आपको, सेक्चरोमाइसिस सर्विसे। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अगर मान लो कि इसका अल्कोहल कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाता है तो ये इसके लिए टॉक्सिक होता है और ये मर जाता है। तो अगर ग्रेटर देन 13% अल्कोहल हो गया तो उस ड्रिंक में तो सेक्चरोमाइसिस का ग्रोथ नहीं होगा, मर जाए। तो इसीलिए 13% से ज्यादा कभी अल्कोहल नहीं हो पाता। अच्छा, एक और चीज, एक बियर के नाम से आता है ब्रो कोड। ठीक है। और बोला जाता है कि उसमें 14-14.5% अल्कोहल है। तो टेक्निकली बेटा वो बियर नहीं है। ठीक है। वो बेवकूफ बनाने के लिए मार्केटिंग गिमिक है। ठीक है। तो इट विल हैव मोर अल्कोहल कंटेंट, इट विल नॉट हैव, अब मतलब अगर ज्यादा अल्कोहल कंटेंट है 13% है तो टेक्निकली वो बियर या वाइन नहीं है, वो अलग ही कोई ड्रिंक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यही वाली बात यहां पे हम बात करें। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, मैंने बताया, वेयर विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। ठीक है। तो अब जैसे किसी भी चीज को तुम फर्मेंट कर सकते हो, तुम राइस को फर्मेंट कर दोगे तो राइस बियर हो जाएगा, वीट को फर्मेंट करोगे तो वीट बियर हो जाएगा, फिश फर्मेंट करके भी बियर बनता है ना? तो अलग अलग तरह के आपको अल्कोहलिक ड्रिंक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये आपकी
फर्मेंटेड बेवरेजेस की हमने बात कर ली। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स के, है ना। दवा दारू दोनों साथ होना चाहिए, तो दारू तो बना दिया माइक्रोब्स, अब दवा की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो 1945 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हुआ। पहले क्या हुआ था, लोग बैक्टीरियल डिजीज से ही मर जाते थे। ठीक है, अभी तो जैसे बट बैक्टीरियल डिजीज है तो जनरली ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीज का क्योर है हमारे पास, बट पहले लोग बैक्टीरियल डिजीज से भी मर जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि एंटी इन ग्रीक क्या मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक मतलब बायोटिक्स के अगेंस्ट है, तो इसीलिए जो माइक्रोब्स को मार रहा है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स बनता कैसे है, बन रहा है किसी माइक्रोब से, बट वो मार किसी और माइक्रोब को रहा है ना। घर का बेदी लंकट है ये तो। ठीक है, अच्छा, क्या भाई, तो पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज पेनिसिलिन। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझकर डिस्कवर किया। क्या हुआ कि कुछ उसका कोई स्टाफ अप होगा, उसने ठीक से साफ नहीं किया। ठीक है, तो देखा कि जहां पे मोल्ड का ग्रोथ था वहां बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसको रियलाइज हुआ कि कुछ तो लोचा है। ठीक है, तो while working with Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of the unwashed culture plates in which Staphylococci could not grow. ठीक है, he found out that it was due to chemical produced by the mold and named it penicillin after the mold Penicillium notatum. मोल्ड का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। प्रोड्यूस क्या हो रहा है, पेनिसिलिन, और क्या कर रहा है ये मार रहा है माइक्रोब्स को। ठीक है, हाउएवर the full potential as an effective antibiotic was established later by Ernest Chain and Howard Florey. Chain and Florey इनको नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत साइंटिस्ट की जान, बहुत लोगों की जान बचाई थी। ठीक है, तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वेर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर देयर डिस्कवरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तभी इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, अच्छा, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ठीक है, तो बहुत सारे आप लिख सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन खाते हो, है ना। उसके बाद दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स हैं जो आप खाते हो, एमिकासिन है, एम्पिसिलिन है, बहुत सारा है, एमोक्सिसिलिन है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देखे हैं। ठीक है, और अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए, मतलब अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर ग्रेटली इंप्रूव द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया एंड लेप्रेसी। लेप्रेसी कुष्ठ रोग होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरे से होता है लेप्रेसी। ठीक है, डिप्थेरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिए। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे डिप्थेरिया लिख दिया है, लेकिन तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में बताया नहीं है कि किससे डिप्थेरिया होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, डिप्थेरिया, डिप क्या, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिए। ठीक है, और लेप्रेसी हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रेसी हो गया माइको बैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, बहुत, तो ये एंटीबायोटिक्स की बात की। अभी तो एक और चैलेंज आ जा रहा है जो, जिसको हम कहते हैं ड्रग रेसिस्टेंट माइक्रोब्स आ रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स आ रहे हैं। हमारी गलती के कारण हम क्या होता है कि एंटीबायोटिक का डोज पूरा नहीं कंप्लीट करते, और फिर मेरे बॉडी में कुछ ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हो जाते हैं, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स है तो मतलब उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, मतलब स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। तो इसीलिए अभी ये भी एक बड़ा चैलेंज फेस करने को मिल रहा है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं। तो कल को मान लो कोई ऐसा ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गया जो किसी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा, तो फिर कोविड जैसा आपको कुछ पैंडेमिक देखने को मिल जाएगा। चलिए, आइए अब आते हैं केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स एंड एंजाइम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे इसी पे सवाल हर साल आया है। क्या? पहला, एस्परजिलस नाइजर फंगस है, क्या प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड। प्लीज इसको एक टेबल बना के लिख लीजिए, एस्परजिलस नाइजर फंगस सिट्रिक एसिड। ठीक है। एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम है, क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम बटलिकम, ये भी बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस करता है? बट्रिक एसिड। ठीक है। और लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड, जो कर्ड वाला जो हमने बोला, लैब या लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। ठीक है। तो इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि एस्परजिलस नाइजर, देखो जहां पे बाकी सब जगह में बटर लगा हुआ है, बैक्टीरिया कहीं लगा हुआ है। ठीक है। इसमें बस देख लेना एस्परजिलस नाइजर फंगस है, बाकी सब बैक्टीरिया। ध्यान रखना, इस पे सवाल आया हुआ है। एस्परजिलस नाइजर फंगस है, बाकी सारा बैक्टीरिया। प्लीज इसका एक टेबल बना लीजिए, यहीं पे एनसीईआरटी के बगल में ही अपना एक टेबल बनाइए और इसको लगाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज यहां पे इसका टेबल बना के लिख लीजिए। चलिए आगे आते हैं। ईस्ट सेक्टेरोमाइसिस सर्विसेज बता दें हमने, इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल, अब देखो बेटा, दो तरह का अल्कोहल होता है, एक होता है मिथेनॉल होता है, एक इथेनॉल होता है। इथेनॉल आपके शरीर के लिए ठीक है, मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। तो यही होता है कि जो सस्ते ठेके होते हैं, देखते होगे ना कि मतलब अवैध शराब बन रही है, तो वहां क्या होता है, ठीक से फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होता, तो इथेनॉल के बदले मिथेनॉल बन जाता है, और वही लोग पीते हैं जो जहरीली शराब होती है और जिससे लोग मर जाते हैं। इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो, है ना। तो इसीलिए लोग इसलिए कहते हैं कि मतलब अगर पी रहे हैं आप, पहले तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, अगर आप पी रहे हैं तो ढंग की शराब पिए, है ना। चल, माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो। अब देखो कौन कौन सा एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री टू रिमूव ऑयल स्टेन। अब देखो ऑयल स्टेन में क्या होगा, लिपिड होगा, तो लिपिड को अगर हमको बताना है, जो टाइट देखते हो ना दाग अच्छे हैं, तो क्या होगा, तेल का दाग लग गया, तो तेल कैसे खत्म होगा, तेल तो साबुन से जाएगा नहीं, तो क्या होगा, आपको लाइपेज होना चाहिए आपके डिटर्जेंट में, जिससे वो ऑयल को डाइजेस्ट कर लेगा, ऑयल को डाइजेस्ट कर लेगा तो दाग हट जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो लाइपेज तुम्हारा क्या किया, लाइपेज किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ऑयल स्टेन के लिए, है ना, दाग अच्छे हैं, समझ गए। ठीक है। अच्छा, बॉटल जूस जो हमको दिखता है इन आर मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू होम, जब हम घर में प्रोड्यूस होते हैं, घर में हम कहते हैं ना गाढ़ा जूस है, ठीक है, और जो मार्केट में मिलता है एकदम पतला पतला जूस है, तो मम्मी क्या बोलेगी, बोली पानी मिला के दे दिया है, ये बोलती है ना मम्मी, तभी बेटा बोलते हैं घर पे जूस पिया करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो क्या होता है कि जूस को क्लियर करते हैं, क्यों, जूस में क्या है कि रफेज है, पेक्टिन, तो क्या करते हैं वो पेक्टिनेज डाल देते हैं, तो पेक्टिनेज क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन करा देता है, तो जूस क्या होता है, साफ हो जाता है। बट टेक्निकली आप जब जूस पी रहे हैं तो आपको रफेज वाला ही जूस पीना चाहिए, मस्त सुबह पॉटी होता है ना, तो इसीलिए आपको रफेज वाला ही जूस पीना चाहिए। तो क्या भाई बात की, दूसरा दूसरा हमने बोला पेक्टिनेज क्या करता है सर, डाइजेशन ऑफ पेक्टिन। ठीक है सर, तो यहां पे आ गया, तो जो क्लैरिफाइड जूस, बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, तो ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ पेक्टिन करता है। ठीक है। अच्छा, और क्या देखा आपने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखो ध्यान से, काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोकॉकस से, ठीक है। एंड इट इज मॉडिफाइड, ऐसा नहीं डायरेक्टली यूज कर लेता है, जेनेटिक इंजन से मॉडिफाइड करते हैं, और ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। ठीक है। तो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकॉकस क्या है सर, बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और क्या काम है सर इसका, क्लॉट बस्टर। याद रखना, बैक्टीरिया भी इसको लिख लो कि बैक्टीरिया है ये क्या है सर, ये बैक्टीरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है। क्लॉट बस्टर मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके कहीं ना कहीं किसी आर्टरी में क्लॉट हो गया, कहीं पे भी क्लॉट हो गया, तो उस क्लॉट को डाइजेस्ट करेगा। क्लॉट क्या होता है, जब ब्लड
कहीं एक्सपोजर में आ जाता है तो क्लॉट कर जाता है, क्लॉट कर गया तो क्या हो सकता है, तुम्हारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है, तो उसको क्लॉट को हटा देता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, देखो साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, मतलब तुम्हारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। बोलोगे इम्यून सिस्टम सप्रेस होना अच्छी बात थोड़ी है बेटा, है कभी कभी हाइपर रिस्पॉन्स तुम्हारा इम्यून सिस्टम शो करता है, खास करके जब तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हो, तो हमको उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना है ताकि तुम्हारा ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। ठीक है, तो क्या इट इज प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो दूसरा क्या होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या प्रोड्यूस किया, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, और ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट। अगेन सवाल आया इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं उस पर, इम्यूनो सप्रेसेंट है। ठीक है सर, क्या है सर, ये भी, ये तुम्हारा फंगस है, क्या है, क्या है ये, फंगस है, प्लीज इसको लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या है, स्टैटिन्स प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट मोनस्कस पुरपुरस से, स्टैटिन प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट से तुम्हारे मोनस्कस पुरपुरस से, और विच इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, है ना। हम लोग के बॉडी में अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हार्ट पेशेंट्स को, ये जिसका हाई बीपी है उसको हम बोलते हैं इकोस्प्रिन ले लो या कुछ इस तरह की चीजें ले लो जहां पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है। तो क्या तीसरा हो गया, मोनस्कस, प्लीज इसको टेबल अच्छा सुंदर सा टेबल बना लोगे, ठीक है, पुर पिरस, किससे बना ये तुम्हारा ईस्ट है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, स्टैटिन, और ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो पिछला दो टेबल हमने बनाया, ठीक है, उसी से सवाल आता है बेटा, उसी से सवाल सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, इस चैप्टर में डायरेक्ट सवाल आता है जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक, क्लियर है सर, ये वाला पेज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इस वाले पेज से दो सवाल आएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, दो पार्ट, गोबर गैस और ये सीवेज ट्रीटमेंट, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ध्यान से पहले पढ़ना है एनसीईआरटी, फिर मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, we know that large quantity of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. Municipal wastewater is called sewage. नाली का पानी को हम जो कहते हैं उसको हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें है, तो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, केवल माइक्रोब्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर हैं, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। ठीक है, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर इसको मान लो नदी के पानी में डाल दिया तो क्या होगा, हमारा पानी इम्प्योर हो जाएगा और उसको बाद में हम फिर पी नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पास कराते हैं और उसको हम लेस पॉल्यूटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको रिवर में छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम करते क्या है, पहले समझो। पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या किया हमने कि सपोज मान लो कि ये नाले का पानी है, ये नाले का पानी आ रहा है, ठीक है, नाले के पानी में सब कुछ है, क्या क्या है, तुम्हारा फ्लोटिंग डेब्राइज है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, मान लो सबसे पहला कि फ्लोटिंग डेब्राइज, फ्लोटिंग डेब्राइज मतलब जो तैरता हुआ वो, ठीक है, मतलब पॉलिथीन कागज पत्थर जो भी जो तैर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे जाला लगा दिया, एक जाला लगा दो, इसके नाले के उसमें एक जाला लग दिया, तो इससे क्या हुआ, फ्लोटिंग डेब्रीज सेपरेट हो गया, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, मिट्टी विट्टी सब प्रेजेंट होगा, तो सैंड, क्ले,
सिल्ट, जो ऐसे मिट्टी विट्टी सब प्रेजेंट है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सेडिमेंटेट करा देते हैं, इसको सेटल डाउन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सेडिमेंटेशन करते हैं, मतलब इसको टैंक में भरे और सेडिमेंटेट कर दिए। तो मान लो एक टैंक बनाए और इस टैंक में क्या किए कि हम इसको सेडिमेंटेट कर दिए। तो यहां पे नीचे जम गया और यहां पे ऊपर पानी रह गया। ठीक है, तो इन दोनों ट्रीटमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी। समझ में आया बेटा? आओ पहले आप प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ो एनसीईआरटी से, फिर आगे बढ़ो। तो आओ देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हुआ, तो द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। समझ में आया? थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखे फिल्ट्रेशन से क्या, फ्लोटिंग डेब्रिस हटा दिए, ठीक है, और सेडिमेंटेशन से क्या, जो मिट्टी पत्थर गिट्टी था उसको वो कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इनिशियली द फ्लोटिंग डेब्रिस आर रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है सर, एंड देन ग्रेट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ठीक है, ऑल द सॉलिड सेटल एंड फॉर्म्स द प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कीचड़ होता है, ठीक है, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। ठीक है, तो मतलब ये जो कीचड़ है, ये वाला जो कीचड़ है, ये क्या बनाया, ये बनाया प्राइमरी स्लज, और ये वाला क्या हुआ, ये हो गया प्राइमरी इफ्लुएंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम भेज देंगे फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ध्यान से देखो। हम क्या किए, हमारे पास इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट था इसको हमने टैंक में डाला, यहां पे दूसरे टैंक में डाला। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या था, ये प्राइमरी इफ्लुएंट था। क्या था ये, प्राइमरी इफ्लुएंट था। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट के पास एरोबिक बैक्टीरिया है, इसके पास अपने आप नेचुरल एरोबिक बैक्टीरिया है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है ना, ये एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेगा, और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, और बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, पानी प्योर हो जाएगा। अब बोलो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो नेचुरली प्रेजेंट था, तो आप क्या कर रहे हैं सर यहां ट्रीटमेंट प्लांट में, तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम यहां पे पंखा लगा दे रहे हैं कि मान लो ऑक्सीजन तो इसको मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं नीचे पंखा लगा देते हैं, इसके यहां पे खूब सारा जोर से पंखा लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे पंखा से, वाह क्या सुंदर पंखा, चरखा बन गया। तो इस पंखा से क्या होगा, नीचे से हवा जाएगा, तो हवा जाएगा तो क्या हो गया, ऑक्सीजन यहां पे बढ़ता जाएगा। तो अगर यहां पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर यहां पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कर पाएगा, है ना, ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कर पाएगा। तो धीरे 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 जो पानी है, जो धीरे धीरे जो सीवेज है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा और सीवेज थोड़ा साफ होता जाएगा। ठीक है, आइए पढ़िए एनसीईआरटी क्या कहती है ध्यान से। तो द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हुआ, तो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। कहां पास किया, लार्ज एरिएशन टैंक में, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, ताकि खूब सारा हवा इस तक पहुंचते रहे। दिस अलाउज रिगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स।
मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल एलिमेंट। एक चीज यहां पे डाल दीजिए, इसको फ्लॉक्स कहते हैं। तो यहां जो बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, यहां जो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, ये किस फॉर्म में हुआ? ये फ्लॉक्स के फॉर्म में हुआ। क्या कहते हैं इसको? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया। इससे क्या हुआ? सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो while growing these microbes consume the major part of the organic matter of the effluent and significantly reduces the BOD, जो मैंने आपको बताया, significantly reduces the BOD। ठीक है, अच्छा, BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all organic matter in 1 liter is oxidized in bacteria। ठीक है, तो अगर BOD कम है तो वाटर प्योर है, अगर BOD ज्यादा है तो वाटर इम्प्योर है। ठीक है, तो BOD is the measure of the organic matter present in water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential, more is its polluting potential। ठीक है, तो दो चीज लिख लो, अगर BOD ज्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और पॉल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर BOD कम है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा और पॉल्यूशन कम। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद once the BOD of the sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank। अब क्या हुआ? कि अब फिर से इसका जो इफ्लुएंट था, अब इसका जो इफ्लुएंट था, अब ये सेकेंडरी इफ्लुएंट हो जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया ना, तो इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हमने फिर से कहां डाल दिया? सेटलिंग टैंक में डाल दिया। ठीक है, क्या हुआ इससे? तो इससे क्या होगा? सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो जो फ्लॉक्स बना था, फ्लॉक्स सेटल डाउन कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, फ्लॉक्स सेटल डाउन। और उसके बाद फिर क्या किए? हम इस इफ्लुएंट को नदी में छोड़ दिए, इफ्लुएंट को रिवर में छोड़ दिए। ठीक है, अब इस फ्लॉक्स का क्या करेंगे? तो हम इसको कहां डालते हैं? हम इसको क्या करते हैं? यहां पे एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर डालते हैं। एनेरोबिक मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं डालना है। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे बायोगैस प्रोड्यूस होगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं बाद में जलाने के काम में, है ना। तो इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लॉक हम डाल देते हैं इफ्लुएंट में, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक हम डाल देते हैं कहां पे? इफ्लुएंट में भी। क्यों डाल देते हैं इफ्लुएंट में? ताकि और भी जो माइक्रोब्स है थोड़ा ग्रो करते रहे। थोड़ा माइक्रोब्स तो हमको चाहिए होगा पानी में, ताकि कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते रहे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो आइए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। तो क्या? तो BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंटेड। ठीक है, द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ये वाले को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां जो सेडिमेंट हुआ, यहां जो सेडिमेंट हुआ, जो फ्लॉक सेटल डाउन किया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ सर? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक। समझाया था क्यों? टू सर्व एज इनोक्यूलम। ठीक, ठीक। द रिमेनिंग पार्ट of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester। ठीक है, here other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge and during it produces methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, जिसको बायोगैस कहते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बायोगैस में लिख लो क्या?
मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बायोगैस तुम्हारा बना देता है। ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक, एक बार और करा दूं, एक बार और करा दूं कहानी के फॉर्म में, ध्यान से सुनो सुनो। तो क्या हुआ, ये मेरे नाले का पानी है, मैंने बताया था, जहां जहां दिक्कत हो बताना मुझे। ठीक है, ये मेरे नाले का पानी था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप वन क्या किया, स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। स्टेप वन क्या, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जाला लगा दिया। इससे क्या हुआ सर, इससे क्या हुआ सर, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रीज आर सेपरेटेड, फ्लोटिंग डेब्रीज आर, फ्लोटिंग डेब्रीज मतलब जो तैरा, जो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है सर, चलो यहां से हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डाला इसको, इसको फिर उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस किया, सेडिमेंटेशन। तो क्या हुआ सेडिमेंटेशन में, हम इसको सेटलिंग टैंक में डाल रहे हैं, हम इसको सेटलिंग टैंक में डाल रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो ईटा गिट्टी मिट्टी था वो यहां नीचे आ गया, सैंड, गेट, पेबल्स, जो पत्थर वत्थर सब था वो सब यहां पे आ गया। और जो फ्लूइड था ये तुम्हारा बनाया प्राइमरी इफ्लुएंट, और ये जो कीचड़ था ये तुम्हारा बनाया प्राइमरी स्लज, ये तुम्हारा बनाया प्राइमरी स्लज। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये वाला मेरा स्टेप वन कंप्लीट हो गया, मतलब ये यहां तक क्या था, यहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, लिख दें यहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट बड़ा बड़ा। ठीक है, लिखो यहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्राइमरी इफ्लुएंट को कहां डाला हमने, इसके बाद स्टेप नंबर थ्री, प्राइमरी इफ्लुएंट इज ट्रांसफर्ड इनटू एरिएशन ट्रैंक। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने कहां डाला, इनटू एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक मतलब जहां पे खूब सारा हवा चल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये एक टैंक है, यहां पे हमने कॉन्स्टेंटली इसको एजिटेट किया और इसमें हवा डाला खूब सारा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ क्या, यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया था, तो यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस मिलके मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाया। क्या कहा मैंने इसको सर, स्ट्रक्चर को, इसको हमने कहा फ्लॉक्स। क्या कहा, फ्लॉक्स। तो ये क्या करेगा, ये आपका बीओडी को कम कर देगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ा देगा, और क्या कर रहा है ये, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको इसको पूरा हम डाल देंगे एक और सेटलिंग टैंक में, इसको हमने फिर डाल दिया है सेटलिंग टैंक में। ठीक है, डाल दिया सर। ठीक है, अच्छा, इसको हमने कहां डाल दिया, सेटलिंग टैंक में डाला। तो सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, फ्लॉक सेटल डाउन कर गया। क्या हुआ, यहां पे जो फ्लॉक्स थे वो सेटल डाउन कर गए।
इन सेटल डाउन फ्लॉक्स को हमने क्या कहा, इन सेटल डाउन फ्लॉक्स को हमने कहा एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, ओ सॉरी ये फंडा उसके भूल गया, एक्टिवेटेड स्लज, क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज, और सम अमाउंट को हमने फिर से वहां पे यहां पे डाल दिया, सम अमाउंट एज इनोक्यूलम, कुछ अमाउंट को इनोक्यूलम की तरह कहां डाल दिया हमने, वापस प्राइमरी ट्रीटमेंट में डाल दिया, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो इफ्लुएंट था, ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट, यहां पे जो फ्लूइड था इसको हम लोग सेकेंडरी इफ्लुएंट कहेंगे, इसको हमने डाल दिया रिवर में, पानी में डाल दिया रिवर में, आराम से कि भाई जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या करेंगे सर, तो जो एक्टिवेटेड स्लज था, इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने डाल दिया कहां पे, एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब ये एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या करेगा सर, ये डाइजेशन ऑफ फ्लॉक कराएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बना देगा अपना बायो गैस। ठीक है, तो यहां से ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है, यहां से ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, एनरोबिक स्लज डाइजेशन में भी बैक्टीरिया और फंगाई है, बट ये एनेरोबिकली काम करता है। क्लियर कट समझ में आ गया बेटा? ठीक, आइए तो यहां पे आ गया, हाँ ठीक है। अब क्या है, ये तो सेम पेज आ गया। ठीक है, तो यहां पे अब आ जाओ, तो यू कैन अप्रिशिएट, ये सेम पेज आ गया, इसको काट देते हैं ना, सेम पेज दो बार कट गया। ठीक है, ठीक है, तो यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been arrival of microbial treatment of sewage. ठीक है, you are aware due to this increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities even before. However, the number of sewage treatment plants are not increased. तो इसलिए हमें sewage treatment plant को बढ़ाना है. So untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increasing in waterborne disease. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड, दो प्लान किया, इस पे सवाल आया हुआ है, क्या, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, दो प्लान किया, क्या, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. अंडर दिस प्लान it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that not only treated sewage may be discharged in the river. ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ट्रीटेड सीवेज रिवर में जा पाए. कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आता है. कौन कौन सा प्लान है सर, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. क्लियर है, चलिए आगे, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. ठीक है, तो क्या बोला था, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रीडोमिनेटली मीथेन होता है उसमें, याद रखिए पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल आया हुआ है. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल. ठीक है, यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. This type of gas depends upon the microbes and the organic substrate they utilize. ठीक है, तो जैसे in the example cited relation to fermentation of duff cheese and making the production of beverages, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही कुछ बैक्टीरिया माइक्रोबिकली एनेरोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे. सेलुलोजिक मटेरियल जैसे सेलुलोज, जो भी सेल वॉल वाला जो मटेरियल है उस पर ग्रो करते हैं. And it produces large amount of methane gas along with carbon dioxide and hydrogen.
तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम मीथेनोजेंस कहते हैं, और जो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कैसे क्या काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल पूरा समझा देते हैं तुमको। देखो, तो क्या है कि कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं मीथेनोजेंस। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है सर? इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, कैसे? बाय एक्टिंग ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन र्यूमेन ऑफ कैटल्स। कैटल के इंटेस्टाइन में है ना, र्यूमेन ऑफ कैटल्स में। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या किए, एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और कंक्रीट से उसको प्लास्टर कर देते हैं। क्यों कंक्रीट क्यों यूज करें? कि पानी वानी नीचे सीप इन ना कर जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें हम डाल देते हैं काऊ डंग। ठीक है, कोई एक छेद बना दो यहां से, जहां से हम इनलेट डालते पाए काऊ डंग प्लस वाटर का। ठीक, काऊ डंग प्लस वाटर, तो ये घुस गया अंदर, इसके काऊ डंग आता रहेगा। ठीक है, काऊ डंग में सेल्यूलोजिक मटेरियल हो गया, और क्या हुआ? काऊ डंग में सेल्यूलोजिक मटेरियल हो गया और तुम्हारा मिथेनोजन दोनों हो गया, तो इसलिए ये डाइजेशन करते रहेगा। अब इसको एक डब्बा लगा दो। ठीक है, फ्लोटिंग कैप लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, मेटल का फ्लोटिंग कैप, और यहां से एक पाइप बना दो जो तुम्हारे घर तक जाएगा, गैस पाइप, जिससे से जो जो गैस प्रोड्यूस होता जाएगा वो निकलता जाएगा। ठीक है सर, यहां से मैंने मान लो गैस पाइप बना दिया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, यहां पे प्रोड्यूस होगा मेरे पास क्या? गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा इसका लिड ऊपर होता जाएगा, ये जो मेटल वाला चीज है ऊपर होता जाएगा, और ये गैस यहां से घर पे जाएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो डाइजेस्टेड, जो खराब हो गया उसको निकाल दो बाहर, तो डाइजेस्टेड स्लज को हम बाहर निकाल देंगे यहां से, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसको हम कहते हैं गोबर गैस प्लांट। बड़ा आसानी से ये बन जाता है, ये मेरे घर पे भी था। ठीक है, तो क्या किए, एक कंक्रीट का एक गड्ढा बनाया, उसमें कावडंग डालते रहे डालते रहे डालते रहे, और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग सा मेटल का वो डाल दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस बढ़ेगा वो फ्लोटिंग वाला ऊपर होता जाएगा, और जैसे जैसे गैस यूज होता जाएगा वो फ्लोटिंग वाला नीचे होता जाएगा। तो मतलब कुछ अमाउंट में गैस हमेशा स्टोर होकर इसमें रहेगा, और जो यूज होता गया कावडंग उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वही चीज, तो क्या, तो दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक, वही सेम बैक्टीरिया। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अच्छा अब यहां पे देखो मैंने अभी र्यूमेन को इंटेस्टाइन बोल दिया था। ठीक है, अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, र्यूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, करेक्ट कर लो, मैंने कहीं अगर लिखा है र्यूमेन ऑफ कैटल लिखा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। तो तुमको क्या हो सकता है, दे दे कि मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन लिवर ऑफ स्टमक, गॉल ब्लाडर ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन ऑफ स्टमक, और तुम्हारा इंटेस्टाइन ऑफ स्टमक क्या, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। ठीक है, तो मतलब
बोल देगा लिवर ऑफ कैटल, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल, तो तुम मार्क करोगे इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है सर, आइए। हाँ जी, तो र्यूमेन ऑफ कैटल, अ लॉस्ट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल, घास खाता है तो होगा ही, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। तो इन र्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। तो जैसे इनमें डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज होता है, हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं सर, हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे बॉडी में वेस्टिजियल होता है और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज यूज्ड इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, thus the excreta of cattle commonly called gobar is rich in this bacteria. Dung can be used for generation of biogas commonly known as gobar gas। ठीक है, तो गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ फेड इज डंग इज फेड। तो बायो वेस्ट कुछ भी बायो वेस्ट हो सकता है, कोई भी कचरा, मतलब सूखा हुआ घास, कुछ भी, सारा कचरा आप डाल सकते हो और स्लरी और डंग डाल दो। ठीक है, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स इज राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूसेस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक, द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू पाइप सप्लाई टू बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। ठीक है, स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो अब जो यूज हो गया वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हमने कर लिया। तो यही देखो, गैस, यहां डंग प्लस वाटर डाले, ये स्लज है, मतलब स्पेंट स्लरी यहां से निकल गया, स्पेंट स्लरी। ठीक है, और ये डाइजेस्टर है जहां पे एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, तो इसलिए ये यूज में आ जाता है। ठीक है, द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन हियर। ठीक है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वर डेवलप्ड इन इंडिया मेनली, कैसे, इस पे सवाल आया हुआ है, बाय द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे? ये दिल्ली में है। इस पे सवाल आया हुआ, कहां पे इस पे सवाल आया हुआ है? ये IARI दिल्ली एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इस पे भी सवाल हुआ है, KVIC। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं आपको बेटा। देखो ध्यान से, क्या है, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं र्यूमेन ऑफ कैटल में। र्यूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, तो इसी को हम यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये सेलुलोज मटेरियल को डाइजेशन में हेल्प करता है और ये प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बायो वेस्ट प्लस काउडंग एक कॉन्क्रीट टैंक में डाल देते हैं। तो काउडंग में मिथेनोजेंस थे, अब ये बायो वेस्ट पे काम करेगा और प्रोड्यूस करेगा टू प्रोड्यूस बायोगैस। इस बायोगैस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो काउडंग यूटिलाइज हो गया या जो सेलुलोजिक मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, तो उस स्लज को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा बायोगैस या गोबर गैस प्लांट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये देख लेना कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया सर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गोबर गैस प्लांट? हाँ या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। देखो बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्या हो, कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की मदद से कुछ पेस्ट या कुछ इंसेक्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं उनका ग्रोथ, है ना। टेक्निकली दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। क्या? पहला यूज कर सकते हैं हम केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं? केमिकल मेथड में हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। अब दिक्कत क्या है इन सब में से, ये सारे पेस्ट या सारे इंसेक्ट को मार देंगे, जो तुम्हारे काम का भी, जो तुम्हारे काम का नहीं भी है। इसीलिए इसके कॉन्ट्ररी हम यूज करने लगे हैं अब बायो कंट्रोल मेथड को, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स पे काम करेगा और उनको
प्रिवेंट करेगा। तो इससे आपके इकोलॉजी पे भी नुकसान नहीं होता। तो पहला दो पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का इसमें टाइम पास किया, बहुत भयानक अंग्रेजी यूज किया है, तो हम बस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर काम की चीज लास्ट में कर लेते हैं। तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स, डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटी द प्रॉब्लम्स have been tackled increasingly by use of chemicals। तो अभी हम क्या यूज करते हैं, हम देखते हो डीडीटी का छिड़काव कर देते थे या कुछ ऐसा कर देते थे, बाय यूज ऑफ insecticides and pesticides। ठीक है। these chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment। तो ये आपके environment को भी नुकसान पहुंचा रहा है, आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है ना। तुम अगर दूध पी रहे हो, डीडीटी वाला दूध तुम पी रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी में भी दिक्कत हो रहा है ना। ठीक है। तो फिर तो बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। तो इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। तो अब क्या है कि मुझे पता है, अगर मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है गोलू। अब मुझे पता है गोलू को समझा सकता है पिंटू। ठीक है। तो अब अगर मुझे गोलू से लड़ना है, ठीक है, तो मैं थोड़ी है जाके गोलू के मोहल्ले में जाके बम गिरा दूंगा। मुझे दुश्मनी सिर्फ गोलू से ही है ना। तो मैं बोलूंगा पिंटू यार इसको ठीक करियो जरा। ठीक है। वो उसको दो चांटा मारेगा और वो ठीक होके आ जाएगा। सेम एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे मान लो कि इजराइल और अभी हमास का लड़ाई चल रहा है, गाजा पट्टी वाला, देखे होगा अभी आप लोगों ने न्यूज में, है ना। तो अब क्या है कि इजराइल के पास दो ऑप्शन है। पहला क्या करे कि पूरे गाजा पट्टी पे जाके बम गिरा दे। तो अब उसमें क्या है, बेचारे, हाँ, ये तुम्हारे जो बेचारे लोग, जो नॉर्मल लोग भी तो रह रहे हैं ना वहां पे गाजा पट्टी में, कि सब आतंकवादी, सब तो नहीं आतंकवादी, तो वो लोग भी मर जाएंगे, प्लस हमास वाले मरेंगे। तो उसलिए क्या है, उसको क्या करना होगा, उसको एकदम केयरफुली, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कुछ करना पड़ेगा, जहां पे कि हमको पता है कि भाई यही आइडेंटिफाइड टारगेट है, इसी को मारना है मुझे, है ना। तो उस तरह के एजेंट को हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। मतलब जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा उतना लैंडस्केप सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है। तो द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। पूरा इरेडिकेट नहीं करते, उसको टोन डाउन कर देते हैं, या उसके लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर लेते हैं कि लिमिटेड फॉर्म में वो प्रेजेंट हो। पूरा इरेडिकेट कर दोगे तो एक स्पीसीज चला जाएगा, जिसका हो सकता है कुछ और फायदा हो, जो आपको अभी नहीं पता चल रहा है। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि contrary to the conventional farming practices which often uses chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of webs and interaction between the myriads of organisms that constitute the field fauna and flora। मतलब कि भाई ठीक है, कैसे मिलजुल के सब रह सकते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है। The organic farmer hold the view that the eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, because without them जो हमारे काम के ऑर्गेनिज्म है जिसको वो खा रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बायो कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वाली बात यहां पे, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स that inhabit the field, predators as well as pests and their life cycle, pattern of feeding and habitat they prefer। तो इससे हम नेचुरल मेथड से बायो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहां पे लिखा है कि द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं लेडी बर्ड। ठीक है। एंड ड्रैगन फ्लाइज अलग है, आर यूज टू गेट रिड्स ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। तो भाई लिख लो, लेडी बर्ड किसको मार रहा है, एफिड को, और ड्रैगन फ्लाई किसको मार रहा है, मॉस्किटो को। याद रखना, अगर मॉस्किटो लार्वे को खाना है तो गैम्बूजिया फिश होता है। ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, गैम्बूजिया फिश फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वे। ठीक है। अच्छा, तो ये वाली पार्ट हो गई यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो गेट रीच ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोस। ठीक है यहां तक। अच्छा, फिर क्या, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स
इज बैसिलस thuringiensis। अब देखो क्या करते हैं, बैसिलस thuringiensis हमने पढ़ा था, इंसेक्टाइडल टॉक्सिन था, जो इनएक्टिव स्टेट में टॉक्सिन रहता था और जब उसको कोई इंसेक्ट खाएगा तभी एक्टिव हो जाता, तो ये सैशे में प्रेजेंट होता है एज ड्राइड स्पोर्स। तो इसको पानी में मारो और स्प्रे कर दो प्लांट पे, तो इससे कोई कैटरपिलर वहां ग्रो करेगा, वो उसको खाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इट्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्री वेयर दीज आर ईटेन बाय इंसेक्ट larvae. In the gut of the larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. The bacterial disease will kill caterpillars but leave other insects unharmed. तो इसको हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट, है ना, सिर्फ एक चीज को खाया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis जीन्स इनटू प्लांट। अभी तो हम सैशे में मार रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन में ही डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट उस इंसेक्ट के लिए या उस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो सच प्लांट इज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, बीटी कॉटन उसका एग्जांपल है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी किसमें, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में। ठीक है, अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज फंगस ट्राइकोडर्मा। देखो ट्राइकोडर्मा species are free living fungi and are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol against several plant pathogen। तो plant pathogen के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कहाँ रहता है, फाउंड वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। इसमें बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पाया जाता है, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या है, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजन दैट अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस दैट इज यूज्ड इन बायोकंट्रोल एजेंट आर फ्रॉम जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से जीनस का है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल एक्टिवेशन। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज को नुकसान पहुंचाएगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो दे हैव शोन नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, एनिमल, बर्ड, फिश और इवन इंसेक्ट्स। ठीक है, इट इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड द ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आईपीएम कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, है ना। तो दूसरे स्पीसीज को नुकसान ना हो, तो इसलिए हम उसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल टॉक्सिन। क्या होता है इससे सर, इससे एक स्पेसिफिक इंसेक्ट जो मेरे काम का नहीं है उसको मार दिया, बाकी सबको जीने दे दिया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, केवीआईसी, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IARI। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स पे भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू population. Of course, we have now realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilizers. क्या है, बहुत ज्यादा यूरिया यूज करोगे तो इवेंचुअली सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, you have studied that nodules of root of leguminous plant are formed by symbiotic association of rhizobium। ये अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब नहीं आता, तो अब यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, अदर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इज एजोस्पाइरुलम एंड एजोबैक्टर। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम्हारा कर रहा है एजोस्पाइरुलम और एजोबैक्टर, दस इनरीचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल, दस इनरीचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। ठीक है, अच्छा अब फंगाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, माइकोराइजा। अगर हाइयर प्लांट के साथ कर रहा है फंगाई
एसोसिएशन, तो उसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा, इस पे कौन माइक्रोराइजा फॉर्म करता है, इस पे सवाल आता है। ग्लोमस जीनस का बहुत मेंबर माइक्रोराइजा की तरह फॉर्म करता है, ठीक है। द फंगल सिम्बायंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एब्जॉर्ब करता है? फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट, ठीक है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिशियर्स आल्सो, सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। Cyanobacteria, an autotrophic microbe, is widely distributed in aquatic and terrestrial environment which fix atmospheric nitrogen. Example cyanobacteria का एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। तो क्या करते हैं, पैडी फील्ड में देखोगे तुम, पानी एक लेवल तक 10 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है, तो उसी स्टिल वाटर पे साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल and increases the fertility. Currently in our nation, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use them regularly to replenish soil. ठीक है, तो क्या क्या है भाई, तुम्हारा पहला आ गया लेग्यूमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम, ठीक है। फ्री लिविंग में एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। फंगाई में तुम्हारा जीनस ग्लोमस माइक्रोराइजल एसोसिएशन कराता था, और साइनोबैक्टीरिया में तुम्हारा नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलोटेरिया। चारों एक टेबल में अगेन लिख लीजिएगा, यहां से भी सवाल आ सकता है। तो ये हो गया आपके चैप्टर का द एंड। पीडीएफ बेटा इसका मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे निकालूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका अपना नोट्स बनाना है अलग से इसी हाईलाइटेड पॉइंट का, तो इस लेक्चर के बेसिस पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे अगर आप एनसीईआरटी को सिस्टमैटिक तरीके से मार्क कर लें और सही से अलाइनमेंट कर लें, तो ये चैप्टर अब आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, राइट। चल, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए बिना अटेंडेंस लगाए कोई नहीं जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बेटा, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते जाएंगे उतना मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये सफिशियंट है। ज़्यादातर बच्चों का सवाल होता है, इज इट सफिशियंट फॉर नीट एग्जाम? तो बेटा इट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर योर नीट एग्जाम। इसी सेम चीज़ को अगर आप 3 बार देख लेंगे, ठीक है, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आप लूप में रात में सोते टाइम भी लगा के ऑडियो पे फॉर्म में भी सुन सकते हैं। मैं जो भी चीज लिखता हूं उसको बोल भी रहा हूं, तो इसको आप पॉडकास्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। चल, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, हैशटैग कौन सा तुम्हारा, माइक्रोब्स एनसीईआरटी रिव्यू डन, ठीक है। अगर कुछ डाउट है, कहीं कुछ है, कुछ और तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।